नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। नाजरीन, पूरे मुल्क को जकड़ के रखा हुआ है एक केस ने, जिसकी वजह से पूरे मुल्क के और दीगर मसाइल छुप गए हैं और बिल्कुल पसे पर्दा जा चुके हैं। मईशत के इतने गहरे और बड़े बड़े वसी मसाइल हैं। मुल्क में एक सियासी इंतशार का सा माहौल है। मुल्क के हालात इस वक्त बैनुल अक़वामी मामलात के पस मंज़र में बहुत ख़राब हैं। चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना कर रहे हैं हम, लेकिन पूरा मुल्क इस वक्त एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन के अरमगान कातिल है नहीं है, उसने कत्ल कैसे किया, इसके ऊपर उनकी तवज्जो मरकूज़ है। चूँकि आप लोगों का अकल में कोई दूसरा सानी नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊंगा, जिसके बाद आपके घुटनों में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी और आप घुटनों पे थोड़ा सा जोर देंगे तो आपका अकल और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना शुरू करेगी। मेरे उस्ताद थे जनाब एडवोकेट खालिद इसाक साहब, जो कि अब दुनिया में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मशहूर कानूनदान थे। नवाज शरीफ साहब का केस भी उन्होंने लड़ा था। उसके अलावा ये जो सूद का केस था, ये भी उन्होंने लड़ा। बड़े मारूफ केस उन्होंने लड़े, ताम उनका क्रिमिनल लॉ से कोई ताल्लुक़ नहीं था। एक दिन मैं उनकी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि जुर्म के मुतल्लिक, यानी क्राइम के मुतल्लिक मैंने उनसे पूछा कि जुर्म के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ क्या होती है। उन्होंने कहा मोटिव। चूँकि आप लोगों का अकल में कोई दूसरा सानी नहीं है, तो आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा। इतना आप लोग डिस्को डांस कर चुके हो, इससे पहले आप वो जो लड़की आई हुई थी अमेरिका से, थी वो अफ्रीकी निजात, उस पर आप बातें कर रहे थे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अरसलान भाई आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगा। मुझे ये बताएं कि अरमगान ने आखिर मुस्तफ़ा को कत्ल क्यों किया? मोटिव बताएं मुझे। यकीन करें, पाकिस्तान में आप लोगों को कद्दू नहीं पता कि उसने क्यों कत्ल किया। कद्दू नहीं पता आप लोगों को, और आप इतना कौम का टाइम ज़ाया कर रहे हो। बच्चे यहाँ पे भूखे हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट सफ़र कर रही है, रीजन में सबसे कम है हम। बुरा हमारा हाल है। बिजली का बिल देख के यकीन करो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाता हूँ। महंगाई की वजह से आवाम तंग है। आलू प्याज टमाटर नहीं दस्तयाब हम लोगों को सस्ते दामों में, और आप लोग डिस्को डांस कर रहे हो क्योंकि आप खाली डांसर लोग हो। आप मुझे यह बताओ कि इतना बड़ा मंशियात का कारोबार चल रहा था, मैं गाड़ी चलाता हूं। भाई मैं आपको बता रहा हूं ये बात, मैं एक रिटायर्ड सीनियर फौजी अफसर का बेटा हूं। अल्लाह मेरे वाले साहब को जन्नत नसीब करे, अब दुनिया में नहीं है। 21 ग्रेड के अफसर, हर किस्म की गाड़ी घर पे खड़ी होती थी, हर किस्म की गवर्नमेंट नंबर प्लेट वाली। हमारी तरबियत इजाजत नहीं देती थी कि हम ऐसी हरकतें करें। नंबर 2, कभी भी मैं आपको यह बात बता दूं, आप पूरे कराची में किसी जगह भी बगैर नंबर प्लेट टेंट गाड़ी चलाएं, 2 चौराहे बाद अगर आपको पुलिस ना पकड़े तो मेरा नाम अली नासिर है। लेकिन आपको कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। आप पूरी कौम, बाहैसियत कौम डिस्को डांस कर रहे हैं। हर बंदा, हर रिपोर्टर, हर क्राइम रिपोर्टर इस वक्त शर्लॉक होम बना हुआ है। टंटा पता नहीं है क्या बात कर रहा है, फजूल बातें कर रहे हैं। आप मुझे मोटिव बताओ। कभी बोल रहे हो चरस, कभी बोल रहे हो लड़की, कभी बोल रहे हो पैसा, कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोगों को। और 2400 घंटे आप अरमगान के केस पे बात कर रहे हो। इस मुल्क के अंदर और कोई मौजू नहीं रह गया? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार। मतलब किसी को पता ही नहीं, पूरा दिन हम इसी में ही लगे हुए, अरमगान अरमगान अरमगान। यार थोड़ा इकोनॉमी पे बात कर लो। चलो दूसरा टॉपिक, आप लोग क्योंकि बहुत अकलमंद है, हर बंदा बोल रहा है अरमगान डब्बा का कारोबार कर रहा था, हम भी डब्बे का काम करेंगे, बड़ा पैसा आएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां। ओ भाई ये डब्बा नहीं है। आप लोग फिर जो आप लोगों को नहीं पता, ये कंप्यूटर साइंस जिन लोगों ने 90 की दिहाई में पढ़ी है, डेटा बेस होता है। डेटा का डीए और बेस का बीए दोनों मिला के होता है डब्बा। ये है डब्बे का बिजनेस। दुनिया जहां में ये लेजिटिमेट बिजनेस है, जहां पे डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है। आप डब्बा डब्बा, उसको डब्बा, अब्बा जब्बा डब्बा, अब्बा जब्बा डब्बा। वो फिल्म देखी थी ना गोविंदा वाली, अब्बा जब्बा डब्बा। तो बुनियादी बात यह कि वो उसी डब्बे में आप पड़े हो। भाई ये डेटा बेस का काम होता है। आप इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो ये गलत काम होगा, आप सही काम करोगे तो आपका बड़ा बिजनेस होगा, ऑरेकल की तरह, अमेज़न की तरह।
खैर, मैंने बात बहुत ज़्यादा करनी थी, मेरे साथ बहुत अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं ज़फ़र पराचा साहब। मैंने इस वजह से अपना ध्यान हटाया नाजरीन, क्योंकि कल क्रिकेट के अंदर जो इज़्ज़त अफजाई हमारी हुई है ना, उसके बाद मेरा बीपी शार्ट हो गया था। तो मैंने कहा टॉपिक बदल दूं ताकि मेरा जहन जो है ना, प्रोग्राम के शुरू में इस एजाज़ ने मुझे बहुत छेड़ा, तरह तरह से इशारे करके इसने मुझे बल्ला दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मैं इसकी बातों में नहीं आया। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ज़फ़र पराचा साहब, जो कि ज़र मुबादला के कारोबार से वाबस्ता भी हैं और मईशत पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में ज़फ़र पराचा साहब। ज़फ़र पराचा साहब, आप वाकिफ़ होंगे कि मेरे जज्बाती होने के पीछे वजह यही बनी कि बुनियादी बात यह कि एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते आप भी मैं भी ये तसव्वुर करते हैं कि दुनिया के अंदर हमारा क्या इमेज जा रहा है, और मैं ये महसूस करता हूँ पाकिस्तान का सही इमेज दुनिया में नहीं जा रहा जिस तरह हम अपनी अशकाल दिखा रहे हैं, माजरत के साथ। वरना मैं यकीन करें बराह रास्त मईशत के मौजू पर ही आता, लेकिन मेरा दिल बड़ा दुखा हुआ है क्योंकि 3 महीने हमने उनेजा पे ज़ाया कर दिए और अगले 3 महीने ये जो है इस मामले और इस केस पर ज़ाया कर देंगे। मेरा ऐसा ख्याल है कि पाकिस्तान का अच्छा इमेज नहीं जा रहा है इस चीज़ से, ये उससे भी ज़्यादा बुरा इमेज है जो दहशतगर्दी की वजह से इमेज जाता था। खैर एनीवे, मैं आपसे माजरत करते हुए आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल डॉलर के मुतल्लिक लोगों के जहन में बढ़ते हुए बहुत सारे सवालात हैं, और बिलखुसूस यही है कि जब ये कह रहे हैं कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, तो इस वजह से लोगों के जहन में खदशात हैं कि शायद डॉलर की कदर बढ़ जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका मदू करने का। बात यह है कि क्योंकि आपकी मईशत मुल्क की बहुत अच्छी जा रही है, सही ट्रैक पे आ गई है, आपके सारे जो फाइनेंशियल फंडामेंटल है, क्रीडेंशियल्स है, वो सब ठीक जा रहे हैं। तो अब कुछ ना कुछ तो चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि एक वो कत्ल केस के ऊपर लगा दिया लोगों को, तो अब एक नई तरफ लगा दिया गया है कि भाई डॉलर का रेट कम है, ज़्यादा होना चाहिए। और एक खाली रियल एक्सचेंज जो रीड के अलावा जो आप बाकी जो जितने भी क्रीडेंशियल्स देखें वो बेहतरीन है। अब ये भी पता नहीं कि इसमें कितनी हकीकत है कि ये जो फिगर आई है आपकी रीड की। अच्छा, अब मेरा कहना ये है कि जो तो ख़ास तौर पे जो आपके बिजनेस काउंसिल का बयान आया जिसमें मेनली एक्सपोर्टर है और वो हमेशा से हुकूमत को ब्लैकमेल करते रहे हैं। अगर आप 50 रुपए के ज़माने का डॉलर देखें और 350 का देखें तो इनकी कारकर्दगी इंतहाई नाक़िस रही है। तमाम तर बरात लेने के बावजूद हमको एक्सपोर्ट के अगेंस्ट जो डॉलर पड़ता है उसके ऊपर तकरीबन 100 रुपया पर डॉलर हुकूमत इनको मराद देती है, 30 से 35%। लेकिन ये वो कुआं है जो भरने का नाम नहीं लेता। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर आप कंपेयर करें एक्सचेंज कंपनीज और ओवरसीज पाकिस्तानी जो बगैर किसी मराद के आपके 35 बिलियन डॉलर तक लेके आ रहे हैं, और एक्सपोर्टर सब मराद लेने के बावजूद अपने 25-26 बिलियन पे खड़े हैं। और अब एक वो ये तासुर पैदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो ओवर वैल्यू है और डॉलर अंडर वैल्यू है। ये अजीब व गरीब बात है जो मैंने कभी किसी मुल्क में नहीं सुनी उस मुल्क के लोगों से। जैसे पहले जो हम देख रहे थे सियासी तौर पे अफरा तफरी पैदा करने की बात की जा रही थी, अब माशी तौर पे दोबारा जो पहले माशी तौर पे अफरा तफरी बैंकों ने की और मजीद जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने की, अब दोबारा से प्रोग्राम बन रहा है, लेकिन इसमें उनको कामयाबी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि जो हमारे आर्मी चीफ हैं, ISI चीफ हैं और वज़ीर आज़म है मौजूदा इसहाक डार साहब हैं, गवर्नर स्टेट बैंक है, वो सब एक पेज पे हैं। और मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है आप जैसे हमारे जैसे गुमनाम सिपाही वो भी एक पेज पे हैं। इन लोगों को कामयाबी नहीं होगी। देखिए, आपका स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन पोजीशन पे है जो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर रहा है। आपका SIFC बेहतरीन काम की तरफ जा रहा है। अभी आपका ग्रीन इनिशिएटिव आपने देखा कि वो वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर वहाँ पे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं और फसलें आना शुरू हो गई हैं। फूड सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं,
फिर यानी कि जिसको कहते हैं ना रेगिस्तान में नखलिस्तान बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर स्मगलिंग आपकी कंट्रोल हुई, आपका डॉलर का रेट पिछले 2 साल से 280 के ऊपर खड़ा हुआ है, कहाँ 350 और खुदा ना करे डिफ़ॉल्ट की बात हो रही थी। फिर IMF, फिर आपका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आ रहा है बाहर के लोग, जो $2 बिलियन सालाना की बात कर रहे हैं देने की आपको इन्वेस्टमेंट की, दीगर ममालिक आ रहे हैं, हर चीज़ बेहतरी की तरफ जा रही है। PIA के रूट्स बहाल हो गए हैं और आपके जो चैम्पियंस ट्रॉफी है वो हो गई आपके मुल्क में तकरीबन 3 दिहाइयों के बाद। तो ये सारी पॉजिटिव खबरें हैं जो एंटी स्टेट लोगों को और जो इनसाइड और आउटसाइड पाकिस्तान है वो ये बातें कर रहे हैं। हमको नहीं, लेकिन पाकिस्तान का इमेज तो अब ये जा रहा है ना कि हम मंशियात फरोश हैं, हम डब्बे का काम करते हैं, हम क्रिमिनल लोग हैं। हमारा तो इमेज ये जा रहा है ना अभी दुनिया में। आप खुद देख रहे हो, देखे दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, मैं ये जफर पराचा साहब लाना नहीं चाह रहा था बात सामने। आप मुझे सच बताएं कि जो 6 घंटे हमारी मीडिया की मॉनिटरिंग करेगा, ये आप पता है बैनुल अक़वामी जो एजेंसियां होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, मीडिया मॉनिटरिंग करती हैं, उनके जहन में इस वक्त आ रहा हुआ कि पाकिस्तानी घर घर के अंदर मंशियात फरोश हैं, पाकिस्तानी जो है डब्बे का कारोबार करते हैं, पाकिस्तानी इलीगल स्कैम सेंटर चला रहे हैं, और हम जो हैं वो अनलाइसेंस्ड गाड़ियां चला रहे हैं, और हमारे यहाँ जो है मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। नहीं, गलत बोल रहा हूँ तो मुझे रोक दें आप बीच में। अभी आपने बताया हमारी इतनी मस्बत चीज़ें हो रही हैं, इन मस्बत चीज़ों को हाईलाइट करने के बजाय हम इस चीज़ में लग गए। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? नहीं, आपका कहना ठीक है। बात यह है कि मीडिया को भी चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, जो जिस खबर को जितनी कवरेज देनी चाहिए उतनी दें। ये एक सस्ती शोहरत के लिए, जो अपने चैनल चलाने के लिए। माज़रत, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही, दोबारा से आपसे रब्ता करने की कोशिश करता हूं और जोड़ता हूं, लेकिन ये सिर्फ नाजरीन मीडिया की ही, हमारे मीडिया की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी यही गैर जिम्मेदाराना रवैया सोशल मीडिया से आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया से इतना नहीं आ रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया तो चंद दिन दिखा देगी, फिर उसके बाद हम डाइवर्ट कर देंगे। असल चीज़ ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की कही हुई बात को सोशल मीडिया किस तरह से ट्रीट करेगा। अब मसला आके रुकेगा यानी तिजारती खसारे और हाजिर खसारे पर। और जफ़र पराचा साहब का ये कहना भी दुरुस्त है कि जो माशी अशारिये बाकी हैं, ज़ाहिरी तौर पर हुकूमत ने जो स्टेट्स शाया किए हैं उसके मुताबिक उनके अंदर बेहतरी आई है, ख़राबी नहीं आई। इसके माने ये हैं कि ये प्रेशर कहाँ से डेवलप हो रहा है कि डॉलर को महंगा किया जाए। मैं उनकी बात को अभी उस बात में वज़न देखता हूँ, लेकिन ज़फ़र पराचा साहब अगर इसी को दूसरे एंगल से देखा जाए, अब ज़ाहिरी बात है, आपको पता है इंपोर्ट्स के ऊपर इंपोर्ट कर्टेलमेंट की पॉलिसी में रिलैक्सेशन आ गई है। क्या आप देखते हैं कि ट्रेड डेफिसिट को अभी भी हम मैनेज कर पाएंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट को अभी भी मैनेज कर पाएंगे? जी देखिए जनाब, जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा, वो पहले के मुकाबले में तो प्लस में भी आया कहीं ना कहीं दफ़ा, और अभी भी ऐसा ही है। हम बिल्कुल मैनेज कर पाएंगे और हमें करना चाहिए, और ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। आप ट्रम्प साहब को देख लें, वो ड्यूटी लगाने की बात कर रहे हैं 125%, 150%। तो ये तो हर मुल्क का हक है कि अपनी इकनॉमी को देखते हुए उसके मुताबिक चले। और जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं, इनको अभी तक मौजूदा हुकूमत भी वैसे लेके चल रही है, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे। हमको थोड़ा सा जो लोग हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी समझाना चाहिए और उनको कंट्रोल भी करना चाहिए कि ओवरऑल बेहतरी वाली बात आ रही है पूरे मुल्क में। और जो सूबे अपनी नई कारकर्दगी दिखा रहे हैं उनको भी चाहिए अपनी कारकर्दगी दिखाए, या जो फाइनेंशियल इदारे हैं। करप्शन की जो बातें हैं उसके ऊपर अब IMF भी बड़ा सीरियस हो गया पाकिस्तान के लिए। पहले तो ऐसा लगता था कि वो सिर्फ सियासी रिश्वत के तो दे के काम चलाना चाहता है, लेकिन अभी जैसे हम मीडिया की बात कर रहे थे, मीडिया का रोल बहुत पॉजिटिव है हर तरफ। कहीं कहीं थोड़ा सा लापरवाही अपने नाजरीन को खबर जल्दी पहुंचाने की दौड़ में जो लग जाते हैं, तो उसमें कहीं बेहतियाती हो जाती है। तो उसको भी मैं समझता हूँ हमें देखना पड़ेगा। वैसे तो अब आप देखिए कि मीडिया बहुत जिम्मेदारी से चल रहा है, ख़ास तौर पे जो
आपके ऐसे मनाज़र होते हैं जो नहीं होने चाहिए। देखिए हम तो अपनी खून कोशिश खराबे भरपूर करते हैं जफर पराचा जो साहब। एक्सीडेंट्स वगैरह के वो नहीं हम तो दिखाए जाते। यकीन करें तो इस हद तक अगर चले जाते हैं कि कभी कभार शुमारियात को पाकिस्तान के हक में पेश करते हैं, और मीडिया ने तो भरपूर कोशिश की कि मुश्किल वक्त में जब मुल्क के अंदर सियासी इंतशार था तो कोशिश ये करें कि बड़ी माइल्ड ख़बरें दें, लेकिन देखें कुव्वत बर्दाश्त है ना वो एक लिमिट तक है। अब हम तो स्पेस दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और आप कह रहे हैं अच्छा काम कर रही है, हुकूमत भी अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, कोई भी हुकूमत ख़राब काम करने की कोशिश नहीं करती। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि इकॉनमी को दोबारा से टॉप प्रायोरिटी पे रखना अब ज़रूरी हो गया है, और सिर्फ वज़ीर ख़जाना के बयानात चलते रहना कि जी सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, वो हमारे लिए इतनी रेलेवेंस रखता नहीं। बुरा ना मानिएगा, क्योंकि वज़ीर ख़जाना बनने से पहले तो शायद पाकिस्तानी भी नहीं थे, और शायद बाद में मैं कुछ कह नहीं सकता। आई एम वेरी ब्रेव एंड बोल्ड, मैं नहीं इन मामलों में घबराता, लेकिन पाकिस्तानी हम हैं, मैं हूँ, आप हैं, हमने इसी मुल्क में रहना है, तो हमारे लिए कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इकोनॉमी को टॉप प्रायोरिटी बनानी चाहिए। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है, टॉप प्रायोरिटी बनानी चाहिए इकोनॉमी को। और अगर आप ये देखें कि जो हमारे आर्मी चीफ है उन्होंने भी इसको टॉप प्रायोरिटी बनाया हुआ है, और वज़ीर आज़म के साथ हर जगह शाना बशाना खड़े हैं, और इकनॉमी के ऊपर जो SIFC बनाई गई वो भी इसी बात की मिसाल है। फिर उड़ान पाकिस्तान जो है वो भी इसी बात की मिसाल है, और ओवरऑल बेहतरी की बात है, और हमको पुरुमीद रहना चाहिए। और मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ। आपने जो बात की कि जो माशी इशारियाँ हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान की रेटिंग एजेंसीज नहीं है, दुनिया भर से यही आ रही हैं, चाहे रॉयटर हो, चाहे मोडीज हो, सब तरफ से बेहतरी की बात आ रही है। हाँ, हम सबको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जैसे कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी तरफ से कुछ कमी नज़र आ रही है। अभी उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, मराद बढ़ा ली। इस सर देखिए ना, मैं और आप तो अच्छी बातें कर लेंगे, लेकिन अगर इन्होंने बिजली का बिल अगले 2 महीने में कंट्रोल ना किया तो ये अपने लिए मुसीबत को दावत देंगे। बात ये है कि मैं तो यही कहूँगा हुकूमत से कि आप बिजली का बिल कम करें, लेकिन हमारे ताजिर सनतकार कहेंगे IPP 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 IPP। अब मेन एम ये है कि गवर्नमेंट को तो अपना इंटरेस्ट देखना है ना। देखें पॉलिटिशियंस, इफ़ दे लूज़ पॉपुलैरिटी दे लूज़ देयर गवर्नमेंट। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि इनका फोकस ये होना चाहिए पावर टैरिफ रैशनलाइजेशन। अगर पावर टैरिफ रैशनलाइजेशन पे ये नहीं जा रहे तो ये प्रॉब्लम नहीं है आपके ख्याल? मैंने तो नहीं देखा इनको कि ये पावर टैरिफ पे फोकस कर रहे हैं, बस कहानियां आ रही हैं, 1 रुपया कम हो गया, 2 रुपये कम हो गए। जी, आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात पे कि पावर टैरिफ के ऊपर कम से कम 20-25 रुपए कम होने चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप देने वाली बात लगती है, क्योंकि मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि हर हुकूमत में जो मराद याफ्ता लोग हैं, जो भी हैं, वो IPP से मुंसलिक हैं, तो वो कभी भी आपको IPP से रेट कम करा के वाज़े रेट नहीं देंगे, सिवाय लॉलीपॉप के 1 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया। और यही वजह है, आप देखेंगे कि एक दिन बहुत ज़्यादा तादाद सोलर पे जा चुकी होगी। गो कि वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पहले हमने इन्वेस्टमेंट कराई लोगों की जनरेटर्स पे, अब हमने इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं सोलर पे। अगर यही इज्तिमाई तौर पे हम काम करें, डैम्स बनाएं, हाइड्रो से बिजली बनाएं, और बड़े हम अपने प्रोजेक्ट्स लगाएं, तो वो बेहतर है। और जो IPP, लेकिन आप मुझे सच सच बताएं कि सोलराइजेशन ऑन इंडिविजुअल लेवल, अगर गवर्नमेंट देखें, वी ऑल नो कि गवर्नमेंट कह नहीं रही लेकिन चाह यही रही है, लेकिन अब आपने अपने मुंह से कह दी ये बात। लेकिन बात यह है कि आई डोंट थिंक दैट इट इज एज प्रैक्टिकल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। अगर गवर्नमेंट खुद सोलर प्लांट्स लगा दे तो आई थिंक दैट विल बी मोर एफिशिएंट, मेरा ऐसा ख्याल है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सोलर जो सिस्टम है वो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपका इंपोर्ट बिल के ऊपर उसका बोझ आ रहा है। उससे बेहतर तो जो आपके पास जो बिजली बनाने के कुदरती ज़राए हैं, हवा से, विंड है आपके पास, पानी से है, दीगर चीज़ें हैं, डैम्स हैं, आप मुस्तकिल हल बनाएं, बड़ा बनाएं। ये सोलर भी मैं समझता हूँ कि मुस्तकिल हल नहीं है।
ये जो हमारे को अल्लाह ताला ने जो कुदरती ज़राए से बिजली पैदा करने की ज़राए दी है उन पे निसार करना चाहिए। सोलर से भी आपने देखा बड़े बड़े स्कैंडल सामने हाँ आ हाँ, रहे बहुत बड़े बड़े स्कैंडल मनी सामने आए। लॉन्ड्रिंग। आप तो ऐसे जांच पड़ताल करते हैं, यकीन करें $100 लेने के लिए बंदा मनी चेंजर के पास चला जाए, यकीन करें सारे शजरे निकाल लेते हैं आप लोग। अगर कोई सैयद हो तो उसके तो बेचारे की पता नहीं कितनी पुश्तें आप लोग चेक कर लेते हैं कि बताओ आप ये हो, फोटो खिंचवाते हैं, बापर्दा खवातीन की भी फोटो खिंचवाते हैं। तो इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये बंदा बाहर भेज दिए इसने सोलर के नाम पे, कोई पूछने वाला नहीं। अब कह रहे हैं एक बंदे को पकड़ लिया। आपके ख्याल से एक बंदा मिलियंस ऑफ डॉलर्स खा रहा था, सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार था? सर देखिए, सबसे पहले तो बैंक जिम्मेदार है जिसने एलसी खोली, केवाईसी कहाँ गया आपका, और आपकी ड्यू डिलिजेंस कहाँ गई। हमारा एक्सचेंज का बिजनेस तो ओवर रेगुलेटेड है और खामखा एक बदनाम इन्होंने इसको कर दिया है कि जो डॉलर लेने आए पे नहीं कि बेमकसद काम के पीछे आवाम को और हमको लगा दिया है। जबकि होना तो ये चाहिए कि जो बड़े बड़े जहाँ पे आपकी फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या ट्रेड बेस स्मगलिंग, ट्रेड। अरे सर, आप मुझे एक सवाल का छोटा सा जवाब दे दें, सच्ची सच्ची बताइएगा। आप मुझे बताएं, उस दिन इन लोगों की आंखें खुली हैं जब पीर बाबा ने जाकर दुबई में हाउसिंग सोसाइटी खोली है। इन्होंने सबको फ़ोन किया, मैंने सुना है सारे मनी चेंजरों से पूछा कि पीर बाबा के पैसे दुबई में आपने भेजे थे? आपने बोला हमने नहीं भेजे। बैंकों ने बोला हमने नहीं भेजे। हुंडी वालों को पकड़ा, उन्होंने कहा हमने नहीं भेजे। तो फिर मुझे सच बताएं, पैसा गया कैसे? दुबई कैसे पहुंचा पीर बाबा का पैसा? सर ये तो पीर बाबा ही बता सकते हैं उनका पैसा कैसे पहुंचा। देखे ना, लेकिन जो पिछले दिनों हमें नजर आ रहे थे सूटकेस भर के जा रहे थे जहाजों में, और उनको कोई वही हो सकता है तरीका, और वैसे हुंडी वाले से भी गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उसमें काफ़ी सारे एक्सचेंज भी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन बात यही है, जैसे आपने अभी कहा वो अरमगान केस में कि वो हाई प्रोफाइल जगह रहता है और किसी को नजर नहीं आता, तो यहाँ पे भी वही वाला मामला है। और मुझको आपने सच्ची से सर, इट्स नॉट, देखें, यू आर माशाल्लाह अ वेरी सीनियर बिजनेसमैन आल्सो। टेल मी द ट्रूथ, इज इट पॉसिबल सेंडिंग सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन यूएसडी करेंसी टू अनदर करंट कंट्री? मतलब इतना बड़ा अमाउंट चला जाना वहाँ पर, और इतनी बड़ी प्रोजेक्ट का वहाँ पर लॉन्च हो जाना, मतलब ये पहले ही सवालिया निशान है कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर, आपको पता है ना पाकिस्तानी किस नंबर पर आते हैं मशरिक वुस्ता के अंदर प्रॉपर्टी और लैंड ओनर्स के तौर पे। सर हैरान कौन बात है ना ये। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा आपको। पिछली हुकूमत में जब एक आदमी के कई 100 मिलियन पाउंड उसको मिल जाए वापस, और आपका वज़ीर आज़म और काबीना बैठ के दे दे, तो यहाँ मेरी क्या औकात है या आपकी क्या औकात है कि हम इस मौजू पे बात करें? अब आई कैन नॉट डिसएग्री विद यू, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो अ वैलिड लेजिटिमेट क्वेश्चन कि भाई इतना बड़ा अमाउंट था और वो वहां पर था और फिर उसे रिटर्न किया गया। ऑब्वियसली उस पर तो बड़े बड़े लोग पकड़े भी गए हैं और कुछ लोग बाहर चले गए, फिर वापस भी नहीं आ रहे। दैट्स अ रियलिटी। अली भाई, दूसरे मुल्क ने एहसान किया, दूसरे मुल्क ने आप पे एहसान किया कि वो रकम पकड़ के जब्त नहीं किया, आपको वापस कर दी। हालांकि वो जब्त कर सकता था क्योंकि क्राइम तो उसके मुल्क में हुआ, लेकिन उसने मेहरबानी की कि आपको वापस भेज दी, और आपके प्राइम मिनिस्टर ने साबका उसको उठा के उसको वापस दे दी। क्या बात है, बहुत जबरदस्त बात है। हमको एक शेर याद आ गया कि इस सब याद नहीं आ रहा मुझे पूरी तरह कि उसका, कोई बात नहीं, आपके बगैर शेर पढ़े ही उसका मतलब हमें समझ में आ गया कि इस जहल का को क्या नाम दिया जाए और पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो सिर्फ उनको तमग़े हुस्न कारकर्दगी मिलना चाहिए साबका वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को कि उस काम के ऊपर कि हमारे पैसे दूसरे मुल्क ने एहसान करके हमें वापस किए, क्योंकि क्राइम तो उस मुल्क में हुआ था, पैसे जब्त कर सकते थे। उन्होंने ईमानदारी दिखाई नहीं, ये पैसा पाकिस्तान की आवाम का है, उनको वापस कर दें। उन्होंने उसी कल्प्रिट को वो पैसा वापस कर दिया। तो ये वहाँ दुबई चले जाना, ये चले जाना, जब आपके पास प्लेन होंगे, चार्टर्ड होंगे, आपको VIP प्रोटोकॉल मिलेगा, तो ये तो इस मुल्क में सब कुछ होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको भी पता है पसे पर्दा इसके बाद बहुत ज़्यादा एक्शंस हुए। ये जो
पीर बाबा चले गए ना दुबई, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन हुआ है, बहुत सारे लोगों से सवालात भी हुए हैं और आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। आवाम को इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन जो हमारे मुल्क की क़यादत है उसने बड़ा इस मामले की बहुत स्क्रूटनी की है और इस मामले पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन भी की है कि कैसे इतनी बड़ी अमाउंट्स बाहर के ममालिक में जा रही हैं और उनको रोकने और उनकी रोकथाम के लिए भी काम किया है। ऐसी बात नहीं कि काम नहीं किया, उनकी रोकथाम के लिए भी काम किया है। रेक्टिफिकेशन क़यादत से ज़्यादा मैं क्रेडिट दूंगा आर्मी चीफ को, आईएसआई चीफ को, उनकी टीम को और गवर्नर स्टेट बैंक को, यानी कि स्टेट बैंक के गवर्नर साहब, उनकी टीम को। उनका ज्यादा रोल है इस काम के अंदर। हाँ, नहीं उन्होंने कहा, नो डाउट उन लोगों के आने के बाद, उन लोगों का एक्टिव होने के बाद काफ़ी बेहतरी आई है, पाकिस्तान की मईशत में भी बेहतरी आई है और काफ़ी, जिसे आप कहते हैं रेगुलेशन एंड कंट्रोल, ख़ास तौर पे कंट्रोल का जो एलिमेंट है ना, उस पर बहुत वर्किंग की है, इसमें कोई डाउट नहीं है और बड़ा रिस्पॉन्सिबली बहुत सारी चीज़ों पर वर्क भी किया है और आगे भी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आपने कहा कि इसी तरह मुल्क की जो सियासी क़यादत है, सब लोग हाथ में हाथ डालकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। आपका शुक्रिया, आपका थैंक्स कि आपने बहुत अहम मौज़ूआत के ऊपर बड़ी खुले तरीके से गुफ्तगू की। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।